नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग थोड़ा सा क्लास लेट स्टार्ट करें ड्यू टू बैड वेदर। और आज हम फंडामेंटल राइट के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल को हम लोग वैसे सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उनके अनुसार जो आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं, ये अगर ना होता, अगर ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना होता, तो बाकी सारे अधिकार जो डेमोक्रेसी के रक्षक के रूप में, डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथ के रूप में देखे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं यूजलेस, कहीं ना कहीं मीनिंगलेस हो जाते हैं। यानी कि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी अफेक्ट हो जाती है। और इस प्रकार आर्टिकल 32 डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का संरक्षक है। आर्टिकल 32 कहीं ना कहीं संविधान के जो बेसिक फिलॉसफी है उसका रक्षक है। इसीलिए बी आर अम्बेडकर साहब के शब्दों में जो आर्टिकल 32 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा यानी पूरे संविधान की आत्मा के रूप में अंडरलाइन की गई है बाय द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये आर्टिकल क्या है, आइए समझते हैं इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहां पे हम अलग अलग क्लियर करके देखते हैं। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के जो डायमेंशंस हैं इनको समझें पहले। एक्चुअली इसके बारे में खास बातें जो प्री में पूछी जा सकती हैं, पहले हम उन बातों को देखेंगे जो प्रीलिम्स में आती है। पहली बात, जो आर्टिकल 32 है, इसी को बी आर अम्बेडकर साहब ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्री में बहुत आता है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा। जो दूसरी बात है, ये क्या कहता है? दूसरी बात ये है कि इट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूलभूत ढांचे का भाग है। संविधान के मौलिक ढांचे से संबंधित है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि इस अनुच्छेद को संविधान में संशोधन करके भी समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी ये इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तीसरी खास बात यह है कि हालांकि नेशनल इमरजेंसी के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके निलंबित कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जितने समय पर नेशनल इमरजेंसी चल रही है या जितने समय नेशनल इमरजेंसी लागू है, उतने समय तक राष्ट्रपति से निलंबित कर सकते हैं। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। याद रखिए, समाप्त नहीं कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कुछ समय के लिए इसे निलंबित कर सकते हैं। वैसे ये संविधान के मूलभूत ढांचे का भाग है। देखिए, जब किताबों में आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 32, तो आप फैक्चुअली पढ़ते हैं इसको, लेकिन जब आप यहां पर इसको देख रहे हैं तो हम इसके डायमेंशंस पे चर्चा करेंगे। इनके डायमेंशंस क्या हैं? क्योंकि प्रश्न डायमेंशन पर आता है। मेंस में जब आता है तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त अधिकार और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को प्राप्त अधिकार, इनके बीच कंपैरिजन पर आता है। जब हम न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं तो कैसे आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 जो न्यायपालिका है उसके अधिकारों को सशक्त करता है।
कैसे अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को रियल यानी वास्तविक बनाता है, किस प्रकार मौलिक अधिकारों के अस्तित्व को यही जस्टिफाई करता है अनुच्छेद 32। अगर यह अनुच्छेद 32 ना हो तो पूरा संविधान मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि पूरे संविधान का बेस है जनता के शासन में, और जनता का शासन मतलब डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी बिना मौलिक अधिकारों के संभव नहीं है, और मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? अनुच्छेद 32। तो इसलिए बिना अनुच्छेद 32 के ना तो मौलिक अधिकारों की कोई गारंटी माने रखती है, और मौलिक अधिकारों की कोई गारंटी नहीं माने रखती तो सरकार के आताताई शक्तियों पर निरंकुश भी नहीं हो पाएगा। सरकार के आताताई यानी कि एक्सप्लॉयटेटिव जो शक्तियों का प्रयोग है, शोषणकारी प्रयोग है, अगर उसकी कोई सीमाएं नहीं है तो नेचुरल सी बात है वो जनता को पूरी तरीके से ओवरलैप कर देंगे, और जनता यानी जनता के अधिकार, जनता की शक्तियां, जनता का शासन सिर्फ एक किताबी अवधारणा बन जाएगी, वास्तविकता में इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए अनुच्छेद 32 को कहा जाता है कि ये भारत के संविधान की जो मूल भावना है उससे संबंधित है, यानी ये संविधान के मौलिक ढांचे का हिस्सा है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, जिसके कारण आज अनुच्छेद 32 में ना तो किसी संशोधन के माध्यम से इसे समाप्त कर सकते हैं, ना ही सीमित कर सकते हैं, सिवाय एक चीज के कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको निलंबित कर सकते हैं मैक्सिमम उतने समय तक जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। अगर अनुच्छेद 32 के महत्व पर जाएं तो अनुच्छेद 32 का महत्व यह है कि ये मौलिक अधिकारों को वास्तविक बनाता है, यानी मौलिक अधिकारों को वास्तविक एवं अर्थपूर्ण बनाता है। अगर ये ना हो तो मौलिक अधिकार ना तो वास्तविक रह जाएंगे ना ही मीनिंगफुल रह जाएंगे, ये कंप्लीटली यूजलेस हो जाएंगे, अनुपयोगी हो जाएंगे। अगर ये अनुच्छेद 32 ना हो तो, ये अनुच्छेद 32 अगर ना हो तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक दर्शन अप्रभावी हो जाएगा, यानी जो डेमोक्रेटिक फिलॉसफी है ये खाली किताब में लिखा गया स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है व्यक्ति का नहीं, कानून का शासन, जनता का शासन, और जनता का शासन अगर सुनिश्चित नहीं होगा तो लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होगा, और जनता का शासन तभी सुनिश्चित होगा जब सरकार के शक्तियों की सीमाएं तय होंगी, यानी संविधानवाद होगा। तो एक प्रकार अनुच्छेद 32 संविधानवाद को लागू करने का आधार बना कि नहीं बना? अनुच्छेद 32, क्योंकि संविधानवाद का मतलब क्या होता है? सीमित सरकार। संविधान का मतलब, संविधानवाद का मतलब क्या होता है? सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, यही तो होता है संविधानवाद। और संविधान और सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने काम कौन कर रहा? मौलिक अधिकार। तो हम कह सकते हैं ना कि संविधान का भाग 3 संविधानवाद को स्थापित करता है, यानी मौलिक अधिकार संविधानवाद को स्थापित करता है, यानी ये संविधानवाद की अवधारणा को प्रभावी करता है, यानी अनुच्छेद 32 ही है जो संविधानवाद को स्थापित करने या भारत में संविधानवाद है इसको गारंटी देता है। संविधान का होना संविधानवाद नहीं है कि संविधान बना है, लेकिन बिना संविधान के भी क्या संविधानवाद हो सकता है? अगर ब्रिटेन देखें तो ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है ना, लेकिन सेट ऑफ रूल्स तो है, नियम तो है, लोगों के पास अधिकार तो है, इसी वजह से ब्रिटेन में भी संविधानवाद है, जबकि वहां संविधान लिखित नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ रूल्स, नियम जो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं आरोपित करें, यही संविधानवाद होता है। सीमित सरकार की अवधारणा ही संविधानवाद होता है। और भारत में सरकार की शक्तियों पर सीमाएं आरोपित करने में मौलिक अधिकारों की बड़ी भूमिका है,
यानी संविधानवाद का एक माध्यम मौलिक अधिकार भी तो है। तो इस प्रकार अगर अनुच्छेद 32 की प्रासंगिकता को देखें, महत्व को देखें, तो संविधानवाद को स्थापित करने में इसका महत्व, भारत में लोकतांत्रिक दर्शन को स्थापित करने में इसका महत्व, भारत में मौलिक अधिकारों को वास्तविक बनाने में इसका महत्व पूरी तरह से दिग्दर्शित है। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि ये अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा है, ये उसका हृदय और उसकी आत्मा। यहां मैं एक बात और बता दूं, जस्टिस जो हमारे जो पुराने जो केशवानंद भारती केस था, उसमें हमारे तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 32 को नहीं, प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी डिक्लेयर किया और संविधान की आत्मा भी डिक्लेयर किया। ठीक है, यानी कि जो न्यायालय का परिदृश्य है वो प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल को ही संविधान की आत्मा के रूप में मान रहा है, जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसको संविधान की आत्मा कह रहे हैं? आर्टिकल 32 को। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? करें इसके बिना प्रियम्बल में दिए गए कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। सेकुलर प्रियम्बल में है ना, लेकिन जब तक आप आर्टिकल 25 से 28 को प्रभावी नहीं बनाओगे, क्या सेकुलर हो जाएंगे? आप लोकतांत्रिक प्रियम्बल में है ना, जब तक लोगों को अधिकार नहीं दोगे, सरकार की सीमाओं पर, शक्तियों पर अंकुश नहीं लगाओगे, तब तक क्या लोकतांत्रिक हो जाओगे? आप न्याय की बात करते हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, बिना लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त किए हुए, शोषण से मुक्त किए हुए, बिना चाइल्ड लेबर को खत्म किए हुए, बिना लोगों को अपनी जीविका का अधिकार दिए हुए, क्या आप सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित कर पाओगे? लोगों को आर्टिकल 19 की तरह स्वतंत्रता दिए बिना क्या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप प्रदान कर पाओगे जो प्रियम्बल में है? इसका मतलब प्रियम्बल में तो लक्ष्य बताए गए हैं, प्राप्त करने का साधन तो मौलिक अधिकार ही ना, और साधन ही अप्रभावी हो जाए तो लक्ष्यों का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है वास्तविक तौर पर वो ताकत जिससे हम संविधान की प्रस्तावना में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या बोल दिया? संविधान की आत्मा। बात क्लियर हो रही? अब हाँ, एक्चुअली आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट में है ही नहीं, और 1976 तक उसका फंडामेंटल राइट से कोई लेना देना ही नहीं। 1976 तक आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप अपने लीगल राइट के प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 32 में एक क्लॉज दिया हुआ है कि संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने का पावर सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकता है। तो उस शक्ति का प्रयोग करते हुए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करते हुए हाई कोर्ट को भी मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने का अधिकार दे दिया गया। अब हाई कोर्ट के पास डबल हो गया, एक लॉ, एक तो लीगल राइट के लिए रिट जारी करने की पावर, यानी विधिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने का पावर, और दूसरा मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने का पावर। जबकि अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को खाली मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने का पावर है। इसीलिए प्रश्न मेंस में आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट मेकिंग पावर है या रिट जारी करने की पावर है, वो हाई कोर्ट के रिट पावर से कम है, या हाई कोर्ट का रिट पावर सुप्रीम कोर्ट के रिट पावर से ज्यादा है। बात समझ में आ रही? हाँ, तो मौलिक अधिकारों से उनका कोई लेना देना ही नहीं, आज भी नहीं है। दे आर नॉट द पार्ट इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज भी हाई कोर्ट के पास भाग 3 के अनुसार कोई पावर नहीं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के कारण मौलिक अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए रिट जारी करने की पावर उनको मिली। बात क्लियर हो रही? चलिए, तो ये बातें जो प्रीलिम्स में आ सकती हैं। अब अनुच्छेद 32 में है क्या, ये तो उनका इंपॉर्टेंस और उनसे जुड़े हुए परी के प्रश्न क्या आ सकते हैं। अनुच्छेद 32 में है क्या, हम ये देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश है। पहली बात, अनुच्छेद 32 में
प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचार प्राप्त करने के अधिकार को भी मौलिक अधिकार घोषित किया गया। बात समझ आ रही है वाली कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार भी मौलिक अधिकार घोषित किया गया। यानी कोर्ट में जाने से उसको रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 32 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में, मौलिक अधिकारों के वॉयलेशन की दशा में, राज्य के द्वारा उसके मौलिक अधिकारों को सीमित करने या प्रभावित किए जाने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय से संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी अनुच्छेद 32 आपको अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार भी मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करता है। मौलिक अधिकार है तो कोई मना नहीं कर सकता और आप सीधे कहां जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिनी सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते। किस लिए? अगर राज्य के द्वारा कानून बनाकर, राज्य के द्वारा आदेश जारी करके उसके मौलिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया गया हो तो अब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? जब कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा तब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? यहां पर एक बात स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी बताई गई है। याद रखिए, अधिकार हमारा है और प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया जाता है। यानी इसी सर्वोच्च न्यायालय को इस जिम्मेदारी के कारण इसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक। सर्वोच्च न्यायालय ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है और ये 3 प्रयास कर सकता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है? यानी ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी कर सकता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश भी जारी कर सकता है। नॉर्मली लोग बताते हैं रिट जारी कर सकता है, लेकिन रिट के साथ 2 और चीजें कर सकता है। ये रिट जारी ना करके आदेश या निर्देश भी जारी कर सकता है। बात क्लियर हो रही? प्री में कई बार आता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है या तीनों कर सकता है। तो आप क्या बोलेंगे? तीनों कर सकता है। यानी आदेश, निर्देश और रिट जारी कर सकता है। रिट क्या होते हैं? ये भी तो न्यायिक समादेश हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के द्वारा प्रयुक्त किया गया स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है। ये विशिष्ट उपागम है, ये विशिष्ट तरीका है जिससे आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। आप रिट पिटीशन फाइल करते हैं और कोर्ट उसके ऊपर रिट ऑर्डर जारी करता है।
यानी ये एक साधन है जिससे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। और रिट सामान्यतया 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। ये कब जारी होता है? जब किसी व्यक्ति को कोई प्राधिकारी या कोई संस्था या कोई संगठन या कोई वैधानिक प्राधिकारी गलत तरीके से डिटेन कर ले, गिरफ्तार कर ले, यानी इलीगल डिटेंशन और अरेस्ट के अगेंस्ट आपको ये समादेश प्राप्त है कि अगर गलत तरीके से आपको गिरफ्तार किया गया है और आर्टिकल 22 में दिए गए आपको जो संरक्षण है वो आपको प्रदान नहीं किए गए। आर्टिकल 32 में क्या है? गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको निकटवर्ती मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी के कारणों से आपको अवगत कराना होगा। आर्टिकल 22 में क्या है? अपने वकील से आपको सहयोग लेने और अपनी छूटने के लिए उपाय करने का प्रावधान करने का भी पूरा वो होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको प्रदान नहीं किया गया तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आपका कोई भी प्रतिनिधि आपकी तरफ से जा सकता है, वहां कह सकता है कि अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 21 में आपकी डिग्निफाइड लाइफ यानी गरिमामय जीवन आपको हर्ट किया गया है और आपको संवैधानिक रूप से प्राप्त मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने या उनका जो एंजॉय करने से आपको रोका गया है, तब न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करेगा। आप क्या फाइल करेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, पिटीशन, याचना करेंगे कि हमारी सुरक्षा की जाए और हमें ये वाला आदेश जारी किया जाए। तो इसी के ऊपर न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करेगा और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश में स्पष्ट हो तौर पर होगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने सशरीर उपस्थित किया जाए। इसका मीनिंग है सशरीर उपस्थित करना। ये नहीं साइन करा के वीडियो रिकॉर्डिंग करके ले आइए, देखो ये आ गया, आपको उसे लेकर आना पड़ेगा। इससे क्या है? न्यायालय गिरफ्तारी के कारणों की जांच करेगा। अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं गलत तरीका है गिरफ्तार करने का, प्रॉपर तरीका फॉलो नहीं किया गया, तो छोड़ने का आदेश देगा। ठीक है? और अगर लगता है कि प्रॉपर तरीका तो उसे वैलिड करार दे देगा कि ठीक है गिरफ्तारी वैलिड है। ठीक है? दूसरी बात, परमादेश। दूसरा रिट है परमादेश। परमादेश को मैंडमस भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? मैंडमस। पहले वाले को क्या हमने बोला था? पहले वाले को हैबियस कॉर्पस, इसको हम लोगों ने हैबियस कॉर्पस बोला था। मैंडमस क्या है? परमादेश। ये किसी सरकारी अधिकारी के अगेंस्ट ही जारी हो सकता है। ऐसा अधिकारी जिसने अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं किया, जिसके कारण आपके मौलिक अधिकार खतरे में पड़े। मतलब नगर निगम पानी भर रहा है, नगर निगम के प्राधिकारियों का काम है कि प्रॉपर सीवर की साफ सफाई हो, जिससे कि, लेकिन ना सीवर की साफ सफाई करवाया और जगह जगह मेन होल खुले हुए हैं और उनकी लापरवाही के कारण आप बाइक लेकर जा रहे हैं, आप मुंह के बल गटर के अंदर। अब गटर से जब आप बाइक लेकर बाहर मुंह निकालेंगे तो कौन सी लाइफ की डिग्निटी रह गई आपकी? एक तो जीवन खतरे में पड़ा और निकल भी आए तो गटर वाला व्यक्ति, गटर वाला आदमी, गटर वाला लड़का, लोग आपको नाम देकर बुलाएंगे कि गटर वाला लड़का। आपकी इज्जत, आपका जो सम्मान, आपका अभिमान, ये सब उनकी ड्यूटी ना करने से चकनाचूर हो सकता है कि नहीं हो सकता? सफाई ही नहीं कराया नगर निगम ने और ये पता ही नहीं चल रहा है कि नाले में आपका घर है कि घर में नाला है, तो आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का रहेगा? आपकी लाइफ की डिग्निटी, आपकी बेसिक एमिनिटीज, पानी पीने के पानी में नाले का पानी आ रहा है, कौन सी लाइफ है ये? यानी उनके ना काम करने के कारण आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड, आपके लाइफ की गारंटी और आपके लाइफ की डिग्निटी सब अफेक्ट हो रही है। तो आप जा सकते हैं कोर्ट में और कोर्ट ऑर्डर जारी करेगा, डू योर ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का पालन करो। और अगर नहीं किया, मान लीजिए कोर्ट ने कहा कि अगले 15 दिन के अंदर सारे नालों की सफाई करके स्टेटस रिपोर्ट हमारे सामने लेकर आओ, ये कब करेगा? जब आप परमादेश रिट जाके अपील करेंगे।
तो इसके ऊपर आदेश आएगा। इससे क्या होगा, आपके लाइफ को, जो इन लोगों के ड्यूटी परफॉर्म ना करने से आपकी लाइफ को जो डिस्टरबेंस होता है वो बचे। ठीक है। इसके अलावा प्रतिषेध, तीसरा रिट जारी कर सकते हैं प्रतिषेध, इसे कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन प्रतिषेध बोलते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है रोक देना। ये उच्च न्यायालय या ऊपर के न्यायालय के द्वारा नीचे के न्यायालय को जारी किया जा सकता है, यानी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी या न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ ये जारी हो सकता है यदि अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके वे किसी को नोटिस जारी करें, किसी के खिलाफ जुडिशियल प्रोसीडिंग चलाएं, जिसके कारण उसे एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़े, तो वो कोर्ट में जा सकता है। ये इंस्टीट्यूशन है, ये सेंट्रल लॉ के तहत रजिस्टर्ड है, कॉर्पोरेट अफेयर मामलों में रजिस्टर्ड है और ये रेगुलर बेसिस पर एक कंपनी के रूप में काम करता है। अब इसमें लेबर डिपार्टमेंट वाले आए और ये बोले प्रोसिक्यूटर उनका लेबर कोर्ट है, वो आए और यहां पर कहें कि लेबर लॉज फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर लेबर कौन है? यहां पर तो सारे इंटेलेक्चुअल है ना, यहां कौन लेबर है? तो ऐसा, वो भी कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई परमानेंटली गुलाम की तरह काम कर रहा है। एवरीवन इंटेलेक्चुअल आता है, क्लास लेता है, क्लास का पेमेंट लेता है, चला जाता है। तो हम क्यों करेंगे? दूसरा, हम उस लॉ के तहत आते ही नहीं है। लेकिन अगर हमें नोटिस जारी करा जाए तो हम कहां जाएंगे? हम सीधे कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए सब नोटिस जारी की जा रही है, जबकि हम इनके किसी अधिकार क्षेत्र में आते ही नहीं है, नहीं हमारा वो काम है जिसके अंतर्गत हम लेबर लॉज के अंतर्गत आए। तो इस प्रकार से प्रतिषेध रिट के माध्यम से हम किसी भी जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके जो हमें परेशान करने की प्रक्रिया की जाती है, उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा उत्प्रेषण होता है। उत्प्रेषण, इसे कहते हैं सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी उत्प्रेषण, नाम से ही पता चल रहा है उत्प्रेषित यानी उठा लेना। ये तब होता है जब किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के कार्यों पर आपको भरोसा ना हो, आपको लग रहा हो कि वो संस्था पक्षपात पूर्ण तरीके से काम कर रही है, जिससे आपको न्याय मिलने को कोई संभावना नहीं है, और न्याय मिले आपको, यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपका मौलिक अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय में जाकर कह सकते हैं कि उस फला न्यायालय में मेरा मामला चल रहा है, लेकिन जज बायस्ड हैं, क्योंकि जो अपोनेंट पार्टी है वो उनके रिश्तेदार है, और इसलिए हम वहां पर निष्पक्ष न्याय प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं रखते। अतः मेरा मामला वहां से उठा के किसी अन्य न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया जाए। और इस प्रकार पक्षपात पूर्ण न्यायिक कार्रवाइयों से अगर आपको मुक्ति नहीं दिलाई गई तो निष्पक्ष न्याय प्राप्त करने का आपका मौलिक अधिकार प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए उत्प्रेषण आदेश, रिट आदेश जारी करता है। पांचवा जो रिट आदेश है वो है अधिकार परीक्षा। क्या है ये? अधिकार परीक्षा। इसे कहते हैं कोवारंटो। कोवारंटो, ये जो कोवारंटो है ये क्या होता है? ये जो 5 प्रकार के आपको रिट जारी करने का अधिकार मिला है, इसमें आखिरी है कोवारंटो। और कोवारंटो में कोई भी सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति को यह जारी किया जा सकता है अगर उसने धोखेधड़ी से 420 से उस पद को प्राप्त किया है, जिसके कारण किसी अन्य के जो अवसर की समानता का अधिकार था वो वंचित हो गया, और आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो जीविका का अधिकार एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए है उससे वंचित हो गया। तो न्यायालय किसी सरकारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जारी कर सकता है ये आदेश, और पूछ सकता है बाय विच अथॉरिटी। इसका टेक्निकल शब्द क्या है? बाय विच अथॉरिटी, किस अधिकार से
आपने इस पद को धारण किया। तो अब आप किस अधिकार से इस पद को धारण किए हुए हैं उसका डिटेल देना पड़ेगा कि ये सर्टिफिकेट लगाया, ये सर्टिफिकेट, ये हमारा, यानी कि अब एक एक की जांच होगी। आपने सर्टिफिकेट, आपने ट्राइबल का सर्टिफिकेट लगा के 5% एक्स्ट्रा वेटेज ले लिया, किसी दूसरे का 117 नंबर था और आप 115 नंबर पे नौकरी कर रहे हैं, अब वो 117 नंबर पे बाहर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि आपने 5 नंबर का वेटेज ले लिया और पता लगा बाद में कि आप ट्राइबल कम्युनिटी में है ही नहीं, आपने तो फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था। अब अगर आपने वो 5 नंबर जो एक्स्ट्रा लिए हैं अगर वो फर्जी लिए तब नौकरी जाएगी। और ये नौकरी किसको मिलेगी? जिसने इसके लिए, अगला कैंडिडेट जिसने इसके लिए दावा किया उसको मिलेगी। इस प्रकार अधिकार परीक्षा से किसी के आर्टिकल 16 में दिए गए जो अवसर की समानता का अधिकार है उसकी सुरक्षा की जाती है और उसके साथ साथ आर्टिकल 21 की सुरक्षा की जाती। क्यों? क्योंकि जीवन के अधिकार में आपको जीविका प्राप्त करने का अधिकार भी आता है। क्लियर? तो इस प्रकार ये 5 रिट आदेश और निर्देश जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि सेम रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। यही सेम रिट उच्च न्यायालय भी रिट प्लस आदेश प्लस निर्देश जारी कर सकता है और ये मौलिक अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकार और दूसरा विधिक अधिकार दोनों के लिए। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने का अधिकार इनको मिला 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। इसके पहले मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास नहीं था। उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी करने का अधिकार कब मिला? 1976 में। इसके पहले ये सिर्फ विधिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने का अधिकार रखते थे अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से कहा जाता है कि उच्च न्यायालय का रिट जारी करने की पावर उच्चतम न्यायालय के रिट जारी करने की पावर की तुलना में अधिक व्यापक है। व्यापक का मतलब यहां पर भी और यहां दोनों के लिए कर सकता है और ये सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही कर सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? नहीं, संरक्षक तो सुप्रीम कोर्ट ही। क्यों? क्योंकि उन्हें ये एडिशनल पावर, हमारी इच्छा है कि हम हाई कोर्ट में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी ड्यूटी है कि वो मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करें। तो इस प्रकार दोनों को यह अधिकार मिला हुआ है। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों, नन ऑफ द अबव, तो आप दोनों लगा देंगे। अब अगर एक पूछा जाए तब सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों ऑप्शन में है कि ऑप्शन में +1 +2 दोनों, तो दोनों लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मौलिक अधिकारों की सुरक्षा तो भी कर रहा है ना, तो इसलिए अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों डालेंगे। लेकिन अगर एक चुनना है इनमें से तो सुप्रीम कोर्ट चुनेंगे, उच्च न्यायालय नहीं चुनेंगे, क्योंकि ये जो दिया गया कभी भी लिया जा सकता है वापस, और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार खुद संविधान ने दिया है, तो वो तो छीन भी नहीं सकता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको तो संविधान संशोधन करके भी संसद नहीं छीन सकता। लेकिन उच्च न्यायालय को जो दिया है ये संविधान संशोधन करके दिया है, संविधान संशोधन करके वापस भी लिया जा सकता है। बात समझ में आ रही दोनों में अंतर? हाँ। तो इसलिए हमने मौलिक अधिकारों का संरक्षक खाली सुप्रीम कोर्ट को माना था। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, इस रिट पावर की उपयोगिता क्या है? आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है और इसीलिए इसे कई सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल का दर्जा दिया और बताया कि इन अधिकारों यानी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो प्रावधान है, अगर ये ना होते तो कोई भी मौलिक अधिकार वास्तविक ना होता, क्योंकि तब तक मौलिक अधिकार
वास्तविक नहीं है, तब तक मौलिक अधिकार अनुपयोगी, अर्थहीन, मूल्यहीन है, जब तक उनके उल्लंघन की दशा में उनके संरक्षण की कोई गारंटी ना हो। तो अनुच्छेद 32 ये गारंटी दे रहा है। मतलब अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण बना रहा है, यूजफुल यानी उपयोगी बना रहा है, रेलिवेंट यानी प्रासंगिक बना रहा है, और मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इसीलिए अनुच्छेद 32 को क्या कहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने? सोल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया आर्टिकल 32? ठीक, यहां तक आर्टिकल 32 तक हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक आपको टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं। कितने फंडामेंटल राइट प्राप्त हैं? 6। और आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 33, 34 और 35 इन मौलिक अधिकारों के टिटबिट्स की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनुच्छेद 12 कहता है कि ये जो 14 से 32 के बीच आपको अधिकार प्राप्त हैं, ये सामान्यतः राज्य के विरुद्ध प्राप्त होंगे, और राज्य के अंतर्गत लेजिस्लेचर आएगा और एग्जीक्यूटिव आएगा, यानी संसद, विधानमंडल, विधायिका, ये सब आएगा। एग्जीक्यूटिव यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या आएगा, या लोकल गवर्नमेंट आएगा। लेकिन राज्य के अंतर्गत जुडिशरी नहीं आएगा, यानी आपको जुडिशरी के अगेंस्ट मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि जुडिशरी तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। आप उसके अगेंस्ट, उसी के अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते। हालांकि कई मामलों में कहा गया कि न्यायालय के अगेंस्ट भी, न्यायालय को भी राज्य में शामिल किया जाए, क्योंकि वो डिलेड जस्टिस इतना लंबा दौड़ा देते हैं उसको, क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? तो कहा गया फिर तो हर कोई कोर्ट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संरक्षक है, इनके पास कौन सा एग्जीक्यूटिव पावर है, इनके पास कानून बनाने की कौन सी पावर है, इनके पास कौन सा आपके पास अधिकार है कि चीजों को इंप्लीमेंट करने का? ये तो एग्जीक्यूटिव के पास है, कार्यपालिका के पास है। कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो संवैधानिक अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक वर्ग है, वो तो उनके खिलाफ आपको मिला हुआ है, न्यायपालिका के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि तो न्यायपालिका निष्पक्ष है। वो ना तो कानून बनाती बल्कि देखती कि कानून संविधान के अकॉर्डिंग चले, वो संविधान की संरक्षक है। और इसलिए नेचुरल सी बात है कि आप इसका इस्तेमाल न्यायालय के अगेंस्ट नहीं कर सकते। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित बनाता है। मौलिक अधिकारों को क्या बोलता है? संरक्षित। कैसे संरक्षित है? कि कोई भी कार्यपालिका या विधायिका, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, चाहे कोई अधिकारी कोई आदेश जारी करेगा, कोई कानून बनाएगा, कोई नियम बनाएगा, किसी प्रकार से रेगुलेशन बनाएगा, विनियमन बनाएगा, नोटिस बनाएगा, अगर इससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अधिकार या वो आदेश, वो निर्देश, वो कानून, वो नियम शून्य हो जाएंगे, वहां तक समाप्त हो जाएंगे जहां तक वो कानून नियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे। इस प्रकार आपको सरकार के किसी भी कानून, किसी भी अधिनियम, किसी भी प्रकार के नियम के अगेंस्ट यह अनुच्छेद 13 संरक्षण प्रदान करता है। अगर सरकार का कोई आदेश, कोई नियम आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है तो समझ में आई आर्टिकल 12। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 13 में कई सारी बातें आई। मैंने शुरू में बताया था कि अनुच्छेद 13 में बाद में स्पष्ट किया गया कि संसद के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए सामान्य कानूनों से संरक्षण है, लेकिन अगर खुद संविधान में संशोधन करके कोई चीज किया जाएगा तो वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य नहीं होगा। यानी संविधान में संशोधन करके किसी मौलिक अधिकार को सीमित कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बात आपको और ध्यान रखनी होगी, 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आता है केशवानंद भारती केस में। का ठीक बात है, आप मौलिक अधिकारों में संशोधन करके
संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को छीन सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों में इस प्रकार से संशोधन करने से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूलभूत ढांचे पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा कोई भी संशोधन शून्य मान लिया। यानी अगर किसी मौलिक अधिकार को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया तो उसे संविधान में संशोधन करके भी बदल नहीं सकते। जैसे अभी भी मैंने बताया कि आर्टिकल 32 संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया ना, तो अब संविधान में संशोधन करके भी इसे खत्म नहीं कर सकते। अनुच्छेद 14 रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी का आधार है। डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर, यानी अनुच्छेद 14 भी बेसिक स्ट्रक्चर ही आधारभूत ढांचे का भाग हुआ ना, तो संविधान में संशोधन करके उसको भी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इस प्रकार आर्टिकल 13 आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण देता है और इस संरक्षण के कारण ही ये स्पेशल बन जाता है। अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये अपवाद हैं। अपवाद है। अपवाद क्या है? अनुच्छेद 33 कहता है कि देखो भैया, अगर किसी भी तौर पर जरूरी हो जाए तो जो मौलिक अधिकारों को संसद सीमित कर सकती है यदि अर्धसैनिक बल, पुलिस, इंटेलिजेंस, सीमा सुरक्षा में लगे हुए कार्मिकों की कार्यकुशलता के लिए अनिवार्य हो। बस समझ में आ रही कि अगर अर्धसैनिक बलों में लगे हुए लोग, पुलिस में लगे हुए लोग, इंटेलिजेंस में लगे हुए लोग, सीमा सुरक्षा में लगे हुए लोग, अगर इनके अपनी दायित्वों के निर्वहन में, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए, उसको सुगम बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी हो तो संसद इनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। बस समझ में आई? इस प्रकार मौलिक अधिकारों को सीमित संसद कर सकती है अगर कार्य की कुशलता के लिए ऐसा करना जरूरी। ठीक है। दूसरा आर्टिकल 34, ये तो आर्टिकल 33 है। आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 कहता है कि देखो भैया, जब कहीं पर मार्शल लॉ लगा हो, सैन्य कानून, मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून अगर किसी क्षेत्र में लगा है, किसी क्षेत्र में अगर ये सैन्य कानून लगा है, तो यहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, व्यवस्था को बनाए रखने में शामिल सिविल अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को छूट प्राप्त होगी। अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन
के लिए उन्हें आरोपित नहीं किया जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर किसी क्षेत्र में सैन्य का लेमैन, बिल्कुल रिक्शे वाले की भाषा में समझिए, किसी क्षेत्र में सैन्य कानून लगा है तो क्या होगा, वहां पे सिविल लॉज निरस्त हो जाएंगे ना, सेना का प्रशासन चलेगा। तो उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति किसी अधिकारी के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाएगा। अगर उस अधिकारी ने उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया, यानी संसद उनको इम्यूनिटी प्रदान करने, छूट प्रदान करने के लिए कानून बना सकेगा। अनुच्छेद 34 संसद को अधिकार देता है कि किसी क्षेत्र में जहां मार्शल लॉ लगा है वहां पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में किसी भी सिविल अधिकारी या अन्य अधिकारी को सजा नहीं दी जा सकेगी और वे उनको संरक्षण करने, उनको छूट प्रदान करने के लिए संसद कानून बना सकेगा और उनके वो सारे कार्य दोष मुक्त होंगे जो कार्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए, भले ही उससे लोगों के मौलिक अधिकारों का पतन ही क्यों ना हो। लेकिन सैन्य क्षेत्र मतलब अशांत क्षेत्र। सैन्य कानून कहां लगता है, जहां शांति होती है ना। तो अगर वहां शांति बनाए रखने के लिए इन्होंने जो भी कदम उठाए हैं, उन कदमों से आम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो आम लोग कोर्ट में ना जा सकें, इसके लिए खुद संसद कानून बना सकता है और उन अधिकारियों को छूट यानी उन्मुक्ति प्रदान करता है। उन्मुक्ति मतलब छूट प्रदान करने के लिए कानून बना सकता है। बात क्लियर हो रही। अनुच्छेद 35 क्या कहता है, अनुच्छेद 35 क्या कहता है, अनुच्छेद 35 कहता है कि भैया देखो, संसद ही मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने, उन्मुक्ति के लिए विधि बनाने या शोषण के विरुद्ध कानून बनाने के लिए अधिकृत होगा। राज्य की विधानसभा को ये सारे अधिकार नहीं होंगे। यानी अगर किसी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाना है तो राज्य ये प्रतिबंध नहीं लगा सकता। संसद को, यहां पे तो राज्य की जो डेफिनेशन दिए थे उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब बताए थे ना, संसद और विधानसभा दोनों बताए थे। लेकिन आर्टिकल 35 कहता है बाकी कोई नहीं बना सकेगा, राज्य के उसमें जितने लोग आते हैं, खाली संसद ही बना सकेगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपकी स्वतंत्रता पर जितने भी लॉजिकल ग्राउंड पर प्रतिबंध लगने होंगे खाली संसद लगा पाएगा। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अनटचेबिलिटी के लिए जो प्रॉपर कानून है वो संसद बना पाएगा। इसी प्रकार किसी भी संदर्भ में अगर आर्टिकल 31A, 31B, 31C के अंतर्गत कोई ऐसे कानून बनाने हैं जो मौलिक अधिकारों के अपवाद के रूप में हो तो वो भी खाली संसद बनाएगा। और ऐसा क्यों, जिससे पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, पूरे देश में समरूपता और एक रूपता बनी रहे, पूरे देश में एक जैसे नियम और कानून प्रचलित रहे। और इस प्रकार अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकारों के रेगुलेटर की दर्जा देता है। लेकिन यह रेगुलेशन दो शर्तों के अधीन है। पहला, ये सामान्य कानून सिर्फ इन्हीं परिस्थितियों में जो संविधान ने बताई हैं उन्हीं में मान्य होंगे, अन्यथा वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन समझ लिए जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। दूसरा, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संसद चाहे जो भी संशोधन करे और मौलिक अधिकारों को रेगुलेट करे, लेकिन ऐसा करते समय वो मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर सकती।
इसी प्रकार जो शर्तें हैं वो ये भी हैं कि संविधान में दिए गए ग्राउंड के आधार पर ही संसद कोई कानून बना सकती है मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए। अगर संविधान में वो ग्राउंड नहीं बताए गए हैं तो इसे इलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन, अतार्किक प्रतिबंध माने जाएंगे। और संविधान में दिए गए ग्राउंड के आधार पर अगर संसद ने प्रतिबंध लगाए हैं तो इसे तार्किक प्रतिबंध माने जाएंगे। और कोई भी प्रतिबंध तार्किक है या गैर तार्किक है, इसकी समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का समीक्षा करने का यह अधिकार मूलभूत ढांचे का भाग है, इसलिए हर एक प्रतिबंध का समीक्षा न्यायालय कर सकेगा। बात समझ में आ रही? इस प्रकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य हमने आपको मौलिक अधिकारों को पूरी एक डिटेल सीरीज बताई। अगर आप इसको डीपली पढ़कर जाते हैं तो ऐसा शायद ही कोई प्रश्न हो जो आपके मौलिक अधिकारों से आए और आप इस टॉपिक को पढ़कर ना कर सके। चलिए थोड़ी सी चर्चा और करते हैं कि मौलिक इतना जो संविधान ने दे रखा है, तब भारत में इतना शोषण क्यों है? मौलिक अधिकार तो है, फिर भी हर दिन लोगों के मौलिक अधिकार कुचले जाते हैं। क्यों? तो मौलिक अधिकारों की कई समस्याएं, सीमाएं। क्या है मौलिक अधिकारों की सीमाएं? मौलिक अधिकार की सीमाएं क्या है? सीमाएं, पहली बात, लोगों के मध्य जागरूकता का अभाव। पता ही नहीं किसी को कि मौलिक अधिकार क्या है, यानी अधिकारों के प्रति सजगता का अभाव। मेंस के लिए है भैया ये जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये पूछा जाता है। अधिकारों के प्रति सजगता का अभाव। दूसरा, एक महत्वपूर्ण यह है कि ये राज्य के विरुद्ध हैं, आम लोगों के विरुद्ध सारे मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। और मैक्सिमम सारे मौलिक अधिकार आपके आम लोगों के द्वारा ही कुचले जाते हैं। तो प्रभावी कानूनों का न होना, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी कानूनों का अभाव या कानूनों के प्रभावी अनुपालन का अभाव। बना है अनटचेबिलिटी विरोधी कानून, लेकिन लोग धड़ाधड़ प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये अधिकारी उनके साथ मिलीभगत करके शोषण करवा रहे हैं। तो कानूनों के प्रभावी अनुपालन का अभाव भी तो देखा जाएगा। कानूनों का प्रभावी अनुपालन ना होना, कानूनों का प्रभावी अनुपालन ना होना, जटिल न्यायिक प्रक्रिया। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, यहां तक कोई सुप्रीम कोर्ट फोटो में नहीं देखे, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, भारत के कोने कोने लोग जिनके अधिकार कुचले जाते हैं सामान्यतः आम लोग होते हैं, और वो जाए वहां, पहली बात जानकारी नहीं, दूसरी बात वहां जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो जटिल प्रक्रिया, जटिल न्यायिक प्रक्रिया, साधनों का अभाव। मौलिक अधिकार, भाई आपको सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन सरकार ना इसका उल्लंघन करे। लेकिन अगर कुछ करे ही ना, साधन तो विकसित करने पड़ेंगे ना। आपको सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार है, लेकिन राज्य जब सरकारी नौकरियां सृजित करेगा तब तो ना, भाई सृजित करेगा तभी तो आपको समानता का अधिकार मिलेगा। आपको विधि के समक्ष समता का अधिकार है, लेकिन पहले यूनिफॉर्म विधि लेकर तो आए सरकार, तब तो समानता का आपको मिलेगा अधिकार। आपको अधिकार है एक डिग्निफाइड लाइफ का, लेकिन उसके लिए बेहतर आधारभूत ढांचा, प्योर ड्रिंकिंग वाटर सब सरकार उपलब्ध कराएगी, तभी तो आपको अधिकार सुनिश्चित हो पाएंगे। इसका मतलब आर्थिक और अन्य समस्याएं, आर्थिक सरकार के पास क्षमता नहीं, इसके कारण ये उपलब्ध नहीं करा सकते, जिसके कारण आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता है वो अधिकार। तो आर्थिक समस्याएं, आर्थिक सीमाएं, साथ ही साथ प्रभावी साधनों का अभाव। ठीक, आपको डीपीएसपी में सरकार को, राज्य को निर्देश दिया गया ये चीजें करो, करेंगे तभी तो आपको मिलेगा, मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो मौलिक अधिकारों पर जो अपवाद हैं, खुद संवैधानिक अपवाद,
वो भी तो एक बाधा है इसमें। अपवादों का संविधान में अपवादों का होना खुद इसकी सीमाएं संविधान, साथ ही साथ संवैधानिक रूप से तार्किक प्रतिबंध लगाने का इजाजत संसद को देना, यानी मौलिक अधिकारों पर स्वयं संविधान के द्वारा तार्किक प्रतिबंध लगाने की इजाजत देना। संवैधानिक प्रतिबंधों का प्रावधान, इस प्रकार ये तो ब्रॉड है, आप खुद सोचेंगे तो आप देख पाएंगे कि वास्तव में जो मौलिक अधिकार हैं ये भी स्पष्ट नहीं है। मौलिक अधिकारों में स्पष्टता का ना होना, एक केस में सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के कुछ और परिभाषा दे देता है, दूसरे केस में कुछ और दे देता है। एक में कहता संशोधन कर सकते हो, दूसरे में कहता नहीं कर सकते। एक कोर्ट में कहेगा भैया ये मौलिक अधिकार है, दूसरे में कहेगा नहीं ये मौलिक अधिकार नहीं है। यही जस्टिस चंद्रचूड़ के पिताजी ने कहा था निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, और वही उनके बेटे ने कह दिया नहीं निजता का अधिकार मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो इस प्रकार मौलिक अधिकारों की कोई स्पष्ट परिभाषा न होना, मौलिक अधिकारों का परिभाषित न होना पूर्ण रूप से, ये इसकी सीमाओं में आता है। जब मेंस में ऐसे प्रश्न आए मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के उपाय पूछे जाए तो आप बताइएगा कि मौलिक अधिकारों को प्राप्त करना इजी बनाया जाए, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऐसे कोर्ट बनाए जाएं जो मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई करें। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है सबके बस की बात नहीं। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो सरकार का प्रयास होना चाहिए वो सरकारी वकीलों का पैनल बनाए, जिससे कि लोगों को पैसा ना खर्चा, क्योंकि ऐसे क्या होगा पता लगा हमारा जिसका मौलिक अधिकार कानून है वो गरीब है, पैसा कहां से आए। सरकार को भी जब कोई प्रतिबंध लगा रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित के बीच सामंजस्य संतुलन बना रहे। इस प्रकार तो इस तरीके से देखा जाए तो मौलिक अधिकारों की अपनी ये प्रभावी सीमाएं। चलिए अगले लेक्चर में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और वो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों के कॉम्प्लीमेंट्री यानी संपूरक माने जाते हैं। और शायद अगर आपने कभी कोई परीक्षा सिविल की दी होगी तो आपने देखा होगा कि कोई भी चैप्टर छूट सकता है एग्जाम में, लेकिन डीपीएसपी कभी छूट नहीं सकता। नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्रश्न आना ही आना है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, ये दो चैप्टर ऐसे होते हैं जहां से प्रीलिम्स में आपको 7 से 8 प्रश्न मिलना स्वाभाविक है। तो कल के लेक्चर में हम लोग अपना ये लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी, वो हमारे संविधान का आखिरी चैप्टर होगा। उसके बाद ये चैप्टर करने के बाद ये टॉपिक हम इंग्लिश में कराएंगे। तो इंग्लिश में कराने का मतलब ये कि पूरा जो संविधान का टॉपिक है एक बार इंग्लिश में रिपीट करेंगे, फिर आएंगे हम लोग गवर्नमेंट सिस्टम में। और जितने भी प्रश्न आप लोगों को मैं यहाँ पर पहले क्लास शुरू करने के पहले आपको बताता हूँ, आप उनको कम से कम ध्यान रखकर जाइएगा तो प्रीलिम्स में आपको काफी फायदा मिलेगा। बाकी जितने भी पॉइंट यहाँ बोले गए हैं आप अगर दिमाग के किसी कोने में उनको रखेंगे तो परीक्षा देते समय वो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकेंगे। ऐसा जब परीक्षा में आपको बैठेंगे तो आप लोग पता चलेगा। ठीक है, चलिए कल की क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।